स्टार्ट करते हैं डेंगू वायरस। डेंगू वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है। जो मॉस्किटो बॉर्न वायरसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्बो वायरसेस। ओके, आर्बो मतलब आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस। तो ये जो है डेंगू वायरस, ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। ओके, इसका पहले मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या है कि इसमें एक आउटर एनवेलप होता है जो कि प्रोटीन ई से बना हुआ है, फिर एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एम से बना हुआ है, प्रोटीन एम, और एक कैप्सिड है जो कि प्रोटीन सी से बना हुआ होता है। ओके, और उसके अंदर हमें दिख रहा है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि पॉजिटिव सेंस होता है। ओके, और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये कोड करता है फॉर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स एंड 7 नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स। जो कि हमें साफ दिख रहा है कि स्ट्रक्चर में इसके 3 ही पार्ट हैं, 3 ही प्रोटीन्स हैं, ई, एम और सी। तो जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स के लिए कोड कर रहा है वो है ई, एम और सी, और जो 7 नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो है NS1, NS2A, NS2B एंड सो ऑन। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NS1 क्योंकि ये एक डायग्नोस्टिक एंटीजन है। ओके, सो हम इसको डिटेक्शन के लिए काम में ले सकते हैं कि डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है या नहीं। ओके, अब कुछ और फीचर। जो डेंगू वायरस है इसके 4 सीरोटाइप्स हैं, DNV1, DNV2, 3 एंड 4। ओके, और ये किस बेसिस पे किया जाता है? न्यूट्रलाइजेशन ऐसे पे। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी एक एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और वायरल न्यूट्रलाइजेशन कौन सी एंटीबॉडी से होता है? मेनली IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी से होता है। ओके, ये आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा। उसके बाद में आते हैं एक बार एक जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज है वो देख लेते हैं कि क्या क्या डिजीजेज कॉज करता है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस जो है एक सेल्फ लिमिटिंग डेंगू फीवर भी कॉज कर सकता है। ओके, एंड जो 2 मेजर इसकी डिजीजेज हैं वो है इसकी डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। ओके, वो भी और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका वेक्टर होता है एडिस इजिप्टाई। अब इसका देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है कि एक मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, हमें पता है आर्बो वायरसेस फैमिली में आता है। सो मॉस्किटो जो है वो फीड करेगा ह्यूमन पे। उसके बाद में जो डेंगू वायरस है वो एपिडर्मिस और डर्मिस में चला जाएगा और ब्लड में जाकर के प्राइमरी वायरीमिया कर देगा। प्राइमरी वायरीमिया मतलब वायरस इन ब्लड। ओके, और ये जो प्राइमरी वायरीमिया होता है यही रिलेटेड होता है डेंगू फीवर से। फिर क्या होगा? ट्रॉपिज्म फॉर मोनोन्यूक्लियर सेल लीनिएज एंड इन्वेजन इन सेल्स। ओके, ट्रॉपिज्म मतलब अट्रैक्शन। जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स है जो कि अपने रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस होते हैं, उनके लिए ये एफिनिटी शो करता है। और हमें पता है मोस्ट ऑफ द वायरसेस इन्हीं के लिए एफिनिटी शो करते हैं, या फिर जो T हेल्पर सेल्स हैं या फिर उनके लिए। ओके, वो भी मोनोन्यूक्लियर सेल लीनिएज में ही आते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा? मोनोन्यूक्लियर सेल्स को के अंदर जाके डिवीजन करेगा। उस कारण से क्या होता है, जो बाइस्टैंडर सेल्स हैं, जो पास के सेल्स हैं, वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जैसे कि TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1। और उससे क्या होता है, जो कोएगुलेशन कैस्केड एंड जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंडोथेलियल सेल्स का एक्टिवेशन एंड डिसफंक्शन हो जाएगा और उससे क्या होगा? कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, फिर लीकेज होगा, अंदर का जो इंट्रावेस्कुलर सब्सटेंसेस है उनका लीकेज हो जाएगा बाहर, और उस कंडीशन को हम बोल देंगे डेंगू हेमरेजिक फीवर, क्योंकि यहाँ पे हेमरेज हो रहा है। जो प्राइमरी वायरीमिया था उसको हम क्या बोल रहे थे? डेंगू फीवर। वो एक छोटा सा डिजीज है, उसके अंदर क्या होता है कि बस ब्लड के अंदर डेंगू वायरस प्रोलिफरेट कर रहा है। लेकिन जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है उसमें क्या होता है कि डेंगू वायरस ने हेमरेज कॉज कर दिया है। ओके, और उसके बाद में क्या होगा? अब हमें पता है कि अगर हेमरेज होगा तो RBCs और ज़्यादा निकलेंगे नहीं, लेकिन क्या होगा कि जो प्लाज्मा होगा वो बहुत ज़्यादा लीक आउट कर जाएगा। उससे क्या होगा? प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और उससे क्या हो सकता है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो बस वही लिखा है, हीमो कंसंट्रेशन एंड सर्कुलेटरी इंसफिशिएंसी, और उससे होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो हमने पैथोजेनेसिस में तीनों डिजीजेस का स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। पहला था डेंगू फीवर, दूसरा है डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड देन डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 4 days। ओके, सो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला पार्ट आता है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होता है? इसको बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं क्योंकि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जॉइंट पेन को क्या बोलते हैं? आर्थराल्जिया। ओके, एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं। आर्थराइटिस एंड सेकेंड टर्म है आर्थराल्जिया। आर्थराइटिस में क्या होगा? आर्थराल्जिया में ओनली
पेन होगा इन जॉइंट, जबकि आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन प्लस पेन होगा। तो अगर इन्फ्लेमेशन प्लस पेन है तो होगा आर्थराइटिस, और सिर्फ पेन होगा तो उसको बोलेंगे आर्थराल्जिया। दूसरा केस आता है मायल्जिया। मायल्जिया मतलब मसल्स में पेन होगा। देन बोन ब्रेक फीवर का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है सैडल बैक फीवर या फिर बाईफेजिक फीवर। ठीक है, यहाँ पे सैडल बैक फीवर है। हमने स्टेप लैडर फीवर किस में देखा था? स्टेप लैडर फीवर होता है एंटेरिक फीवर में। ओके, एंड जो फेब्राइल पैरोक्सिस्म होते थे वो होते थे प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन में, मलेरिया में। ओके, सो 3 टाइप के फीवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माइक्रो में। देन हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो कॉमन फीचर्स है। देन आता है अपने डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसमें जो डेंगू फीवर के फीचर्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा? ब्लीडिंग होगी फ्रॉम नोज, माउथ, गम्स, स्किन ब्रूजिंग होगी और ब्लैक स्टूल आएगा। ब्लैक स्टूल जो है वो फीचर होता है जब भी कोई ब्लीडिंग होए जीआईटी के अंदर। फिर आता है अपने कंटिन्यूस सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग विद और विदाउट ब्लड, साइंस ऑफ डेवलपिंग हाइपोवोलीमिया, ड्राई माउथ, पेल, कोल्ड स्किन। ओके, क्योंकि वो अभी शॉक में जाने वाला है। अभी सिर्फ क्या हुआ है? परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई है। अब क्या होगा? परमिएबिलिटी इंक्रीज होने के बाद में जगह जगह पे हेमरेजेस होंगे। हेमरेजेस होने से प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होगा और उस कारण से वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में प्रोग्रेस करेगा। अब पढ़ते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर के सभी सिम्टम्स आएंगे, प्लस अब वो शॉक में जाने वाला है, मतलब कि उसकी जो पल्स होगी वो बहुत ही वीक होगी। वीक क्यों होगी? क्योंकि हाइपोवोलीमिया हो चुका है। एंड रैपिड होगी क्योंकि वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जो हार्ट मैनेज करना चाह रहा है शॉक को। ओके, सो वीक एंड रैपिड पल्स। उसके बाद में क्या आएगा? नैरो पल्स प्रेशर। नैरो पल्स प्रेशर एक शॉक का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसके बीच में डिफरेंस बहुत ही मिनिमम है। और ये क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम ब्लड की डिक्रीज हो चुकी है। ओके, जो डायस्टोल के समय पे जो ब्लड प्रेशर रहता है उसमें एक्स्ट्रा कार्डियक आउटपुट ऐड होकर के ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनता है, लेकिन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो चुका है, वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, इस कारण से नैरो पल्स प्रेशर हमें मिलता है। और जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है ये 5 to 10% केसेस में फेटल होता है। फिर इसका चार्ट है। इसमें क्या है कि पहले अब हमने देखा था 3 से 4 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में पहले वायरीमिया के छोटे फीचर्स आएंगे, फिर थोड़ा बहुत हेडेक पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है और रैशेस डेवलप हो सकते हैं। रैशेस क्यों होंगे? क्योंकि इस केस के अंदर हेमरेजेस हो रहे हैं। ओके, हेमरेजेस के कारण से नॉन ब्लांचिंग रैश आता है। ओके, फिर बाद में जब डेंगू फीवर के बाद में क्या होगा? जब हेमरेजेस एक्सटेंसिव हो जाएंगे तो जगह जगह पे पटेकिया और ब्रूजिंग दिखेगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा और हेमरेजिक फीवर और शॉक सिंड्रोम के फीचर्स डेवलप हो जाएंगे। अब क्या है कि ये जो डे है, डे 12, उससे पहले हम एंटीजन डिटेक्शन प्रेफर करते हैं। एंटीजन डिटेक्शन हमने अभी देखा था, जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन था NS1 एंटीजन, उसको एंटीजन डिटेक्शन में लेते हैं। और जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है उसको भी हम RT-PCR से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक जीन का डिटेक्शन कर लिया, एक एंटीजन का डिटेक्शन कर लिया। ओके, फिर अगर बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं इन्फेक्शन को तो अब एंटीजन हो सकता है कि ना मिले, लेकिन अब इसके अगेंस्ट जो हमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, और जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी आती है वो होती है IgM टाइप। तो IgM एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हैं आफ्टर 12 डेज। ओके, और आफ्टर 12 डेज वायरीमिया एब्सेंट होगा। ठीक है, इसका लैब डायग्नोसिस में इसका स्पेसिमन होगा ब्लड। ओके, और वायरल आइसोलेशन पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर हम फिर भी करना चाहें, इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी करना चाहें तो सेल लाइन्स आती हैं। सेल लाइन्स जैसे कि हेला, हेप2, उन सेल लाइन्स पे वायरस को ग्रो करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम जो लैब डायग्नोसिस होगा उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा बिफोर 5 डेज ऑफ सिम्टम्स। ओके, उस समय पे क्या होगा? वायरीमिया प्रेजेंट होगा, और ड्यू टू वायरीमिया हम उसके जो न्यूक्लिक एसिड है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसका जो एंटीजेंस होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो RT-PCR से वायरल RNA का डिटेक्शन कर लेंगे, और जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे है जो कि एक कार्ड टेस्ट है, उससे NS1 एंटीजन का पता लगा लेंगे। कार्ड टेस्ट में क्या होता है कि
हम सैंपल डालते हैं, ये सैंपल लाइन होती है, ये कॉन्जुगेट पैड होता है और यहाँ पे कैप्चर लाइन होती है। अगर सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये जो कैरियर कॉन्जुगेट होता है ये उसको वहाँ लेके जाएगा और डबल लाइन शो कर देगा, और अगर सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन ही आएगी। ओके, ये एक रैपिड टेस्ट है। फिर दूसरा आता है कि अगर हमें 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो अब वायरीमिया नहीं होगा ब्लड में, लेकिन अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की जो एंटीबॉडी होगी वो प्रेजेंट होगी, जो कि है IgM, और IgM का डिटेक्शन हम कर सकते हैं एलाइजा से। फिर कुछ और टेस्ट हैं, जैसे कि हम बोलते हैं टर्निक्वेट टेस्ट। टर्निक्वेट टेस्ट में हम जो है एक टर्निक्वेट आर्म पे बांध देते हैं और उसके बाद में हेमरेजेस चेक करते हैं। अगर 5 से ज़्यादा हेमरेजेस आ जाएँ तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आज की डेट में। फिर आता है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से 3 लाख तक। तो अगर मान लो 1 लाख से कम प्लेटलेट काउंट है तो ये हो सकता है कि डेंगू का इन्फेक्शन प्रेजेंट हो। फिर हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हिमेटोक्रिट इंक्रीज क्यों होगा? हिमेटोक्रिट क्या होता है? आरबीसी का नंबर, आरबीसी कंसंट्रेशन। तो जो पर यूनिट ब्लड है उसमें आरबीसी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, इसीलिए आरबीसी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। तो ये भी एक फीचर हो सकता है डेंगू का। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? वायरल इन्फेक्शंस का इनका कोई खास स्पेसिफिक मैनेजमेंट होता नहीं है। ओके, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। जो बोन ब्रेक फीवर आ रहा था उसके लिए हम एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, पैरासीटामोल, और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो शॉक में प्रोग्रेस कर जाएगा। तो शॉक को प्रिवेंट करने के लिए ये किया जा सकता है। प्लेटलेट इन्फ्यूजन किया जा सकता है अगर वो 10,000 से कम आ जाए। 10,000 से कम आ जाएगा तो जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है और वो बहुत ज़्यादा सीवियर होकर फेटल हो सकता है। फिर अगर मान लो सीवियर शॉक आ गया है तो फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। ओके, और प्रोफाइलैक्सिस में इसके अगेंस्ट हमारे पास में कोई भी अच्छी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो इम्यूनो एंड कीमो प्रोफाइलैक्सिस में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिंपल प्रोफाइलैक्सिस है, मॉस्किटो एलिमिनेशन। ओके, थैंक यू।